ना नेताओं की खींचतान। बहुत हुई झूठ सच की सियासत, अब सिर्फ देश हित की बात। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। ये देश है हमारा, इस बेहद खास शो के पहले एडिशन में आपका स्वागत है। क्योंकि ये सिर्फ बहस नहीं है, हम चाहते हैं ये बौद्धिक आंदोलन बने और इसलिए हमने इसके लिए खूब तैयारी करी है। हमारी कोशिश है कि इस डिबेट की भावना भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो डेमोक्रेसी है, इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा। इसलिए हमारी कोशिश और भावना यही है। लेकिन सवाल उन मुद्दों का नहीं है जिन पर अक्सर तू मैं होती रहती है। सवाल देश हित का है, जिसकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि ये देश है हमारा। और इस खास शो में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के रवैये से ये साफ लगता है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन अभी तक भी नहीं गई। हम साथ बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने बहुत इंतजार कराया, कब तक इंतजार करें? सांप्रदायिक सोच होने की वजह से माफ करने को पूरी तरह से तैयार नहीं। Possibility of that Mahagabandhan or anything. There are certain our friends, they want that, but that is not practical. My own thinking is. सुनते जाइए और देखते जाइए, ये तो बस झांकी है, महागठबंधन की पूरी कथा अभी बाकी है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी हां, जिस महागठबंधन के नाम पर सियासी अखाड़े में ताल ठोकी जा रही है, क्या ऐसी सरकारें खुलकर काम कर पाई हैं? हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आप अंदाजा लगाते जाइए। गठबंधन यानी मजबूरी की सरकार, गठबंधन यानी सियासी सौदेबाजी की सरकार, गठबंधन यानी राष्ट्रीय हितों पर समझौते की सरकार। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कुछ ही पन्ने पलटने पर सारी कहानी साफ हो जाती है। यूपी में बुआ बबुआ की पार्टियां दशकों तक जानी दुश्मन बनी रही, पर मोदी लहर रोकने के नाम पर साथ आ गई। मतलब ये गठजोड़ सियासी मौकापरस्ती का है, न कि विचारधारा का, न जनता की भलाई का। मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ती, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। सवाल बंगाल में तालमेल का भी है, जहां ममता दीदी लेफ्ट के खिलाफ झंडा लेकर खड़ी हैं। बंगाल की कहानी केरल में भी है, यहाँ कांग्रेस और वाम दल एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं। शरद यादव और लालू यादव के दलों के अपने क्षेत्रीय हित हैं। और आखिर में रही बात कांग्रेस की, तो राहुल को पीएम बनाने का सपना देख रही कांग्रेस इतने सारे छोटे दलों के लिए कितनी कुर्बानी देगी? ये 2019 का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन बड़ा सवाल है कि देश हित के लिए मजबूत सरकार बेहतर है या फिर कई बैसाखियों पर टिकी मजबूर सरकार। न्यूज़ 18 ब्यूरो। हमारे देश में जब जब गठबंधन की सरकारें बनी हैं, क्या वो ऐसी स्थिरता दे पाई हैं जिसकी हमें उम्मीद थी? क्या गठबंधन की सरकारें हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाई हैं? क्योंकि 1977 में पहली बार महागठबंधन का एक बड़ा प्रयोग किया गया, निजी हितों की वजह से सरकार गिर गई। 90 से 91 के दौर में कई दलों की सरकार बनी तो देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच खिचड़ी सरकार आपस में उलझी रही। 2 साल में इस देश ने 2 प्रधानमंत्री बदल दिए। ये इतिहास यही खत्म नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन की सरकार चलाई। यूपी ने 2004 में फिर
गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन ये कितनी मजबूर सरकार थी सब जानते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी समस्याओं से देश जुड़ता रहा। कोयला घोटाला, 2G, CWG जैसे बड़े घोटाले सामने आए। कभी कोई बड़ा फैसला करने की कोशिश की तो सहयोगी दलों की सियासी ब्लैकमेलिंग का बड़ा सामना भी करना पड़ा। सवाल यह है कि गठबंधन की सरकार क्या कभी नोटबंदी जैसा कड़ा कदम उठा पाती? खिचड़ी सरकारों का 5 साल चलना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी फिर से चुनाव और देश के खजाने पर करीब 30,000 करोड़ का बोझ, जिससे 30 नए एम्स या फिर 30 नए IIT बनाए जा सकते हैं। अब हम फैसला करें कि जिसे भी वोट दें वो मुकम्मल होना चाहिए। हमें राष्ट्रीय हितों के आधार पर वोट देना चाहिए। तो क्या हमें भी अब एक राष्ट्रीय सोच अपनाने की आवश्यकता है, जरूरत है? ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि ये देश है हमारा। और आज इस कार्यक्रम में जनता जनार्दन होगी, जो देश हितों की बात करेगी, जो राष्ट्र हितों की बात करेगी, जो सवाल पूछेगी आखिरकार राष्ट्र हित के लिए क्या जरूरी है। और सामने होंगे 2 कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस की ओर से राजीव शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका भी स्वागत है। चलिए मैं इस बहस की शुरुआत करता हूं। 1-1 मिनट का समय आप दोनों के पास। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, आप महागठबंधन से आप डरे हुए हैं या फिर इस देश को डरना चाहिए महागठबंधन से या फिर अलायंस पॉलिटिक्स से? देखिए, जहां तक कि जो शब्द है महागठबंधन, और आपका जो प्रश्न है कि क्या हम महागठबंधन से डरे हुए हैं, जो है ही नहीं उससे कैसे डर सकते हैं? क्या महागठबंधन है? महागठबंधन है नहीं तो हम डरेंगे काहे को? दूसरी बात है, चंद दिनों पहले आदरणीय मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? हमें 2019 में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, यहां युवा बैठे हैं, मजबूती से ही इस देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मजबूरी तो उन लोगों का नाम है जो देश को लूटना खसोटना चाहते हैं। और मुझे मनमोहन सिंह जी के वो शब्द याद आते हैं, कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन, कि देखिए मैनू कुछ पता नहीं, मैनू कुछ करना नहीं, क्योंकि हम तो कोएलिशन सरकार में हैं। एक जगह है मैनू कुछ करना नहीं और एक जगह नरेंद्र मोदी जी हमें सब कुछ करना है, 125 करोड़ जनता को आगे बढ़ाना है। यह है हमारा महागठबंधन है जनता के साथ, और इनका महागठबंधन है एक दूसरे के साथ। आप बताइए कौन चाहिए आपको, हम चाहिए या महागठबंधन चाहिए? ठीक है, अभी आपके 25 सेकंड और बचे हुए हैं। अगर आपको नहीं 25 सेकंड बचे हुए हैं तो मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूं ये बताते हुए कि देखिए, जितने एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं महागठबंधन को लेकर, इससे पहले भी कोएलिशन की राजनीति को आप देखिए। देवे गौड़ा मिले थे बदले में। मैं बड़ा सम्मान करता हूं देवे गौड़ा जी का, मगर वो एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं थे। निर्णय लीजिए, मोदी चाहिए या देवे गौड़ा चाहिए? ठीक है, मैं राजीव शुक्ला का अब रुख करता हूं। क्या महागठबंधन ही बचा है एक उपाय जिससे नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है? देखिए, अगर आप पिछले 20 सालों की राजनीति देखिए जी, तो यहाँ गठबंधन सरकारें बनती चली आई हैं और गठबंधन सरकारों का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छी गठबंधन सरकार चलाई, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल गठबंधन सरकार चलाई। और ये कहना कि जो है कि गठबंधन सरकारों ने जो है कुछ नहीं किया, वो गड़बड़ सरकारें हैं या कमज़ोर सरकारें हैं, मुझे लगता है कि हमारे मित्र संबित पात्रा जी वाजपेयी जी का भी अपमान कर रहे हैं। और लगातार मैं देखता हूँ भाजपा के प्रवक्ता वाजपेयी जी को 15 दिन श्रद्धांजलि देने के बाद आगे पीछे यही कहते हैं कि पिछले 4.5 साल तो अच्छे थे, बाकी सब बेकार था। मानो वो 6 साल वाजपेयी जी की भी ये लोग आलोचना करने से बाज नहीं आते। मेरा अपना ये कहना है कि गठबंधन की राजनीति एक जो है इस देश में एक वास्तविकता बन गई है और गठबंधन इनके साथ क्या नहीं है। एनडीए का पिछला चाहे देख लियो चाहे अभी, और क्या बिहार में ये अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार चला रहे हैं, वहाँ क्या क्या बयान आते रहते हैं बिहार में, वो क्या उस तरफ नहीं निगाह जाती? क्या इन्होंने पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार नहीं चलाई? या रोज शिवसेना वाले क्या कह रहे हैं? अगर मैं बताना शुरू करूं, शिवसेना ही तो छोड़ दोगे, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, शिवसेना इनकी सरकारों के लिए क्या कहती है, अगर वो बोलना शुरू किया जाए तो शायद मुंह छिपाने की जगह भी भाजपा के नेतृत्व को नहीं मिलेगी। इसलिए जो है मेरा कहना है कि गठबंधन को किस ढंग से अच्छी तरह चलाए। गठबंधन मजबूत सरकार दे सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी साबित किया। अच्छा, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं
नहीं मिलेगी अगर शिवसेना की बात बताएंगे? बताइए, सीधा जवाब। पहले भविष्य में किसको जगह मिलती है या नहीं अलग विषय है, मगर आजकल कौन मुंह छुपाए हुए बैठा है वो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे सीनियर हैं सर और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, अच्छे आदमी हैं, हमेशा ही शालीनता के साथ डिबेट करते हैं, मैं प्रहार नहीं करूंगा, मगर मैं फैक्ट्स। और आज डिबेट नहीं है, डिस्कशन है। मैं सर का आज बहस नहीं है, डिस्कशन है। मैं एक बात, सर ने अभी कहा, राजीव जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने 15 दिन श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हम के कोएलिशन सरकार को भूल गए। मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज जितने भी ये राजनीतिक प्लेयर आपको पटल पे दिख रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे कोई भी हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी बनने के लिए तपस्या करनी होती है, तपस्या। भ्रष्टाचार तपस्या नहीं होता है। दूसरी, आप देखिए, हमने यह भी देखा हुआ है, इसी कोएलिशन जो आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ये लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्यों? आपको क्या लगता है? मायावती, ममता, ये खैर कोई राहुल जी के साथ आने को तैयार नहीं। ममता, मायावती और अखिलेश तो साथ आने को तैयार है। पहले मैं, अरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं, बिल्कुल, आप उनका जवाब दीजिएगा। ममता हो या माया, किसी को नहीं भाता राहुल का साया, ये आप जान लीजिए। ठीक है राजीव शुक्ला जी, ठीक नहीं है अमित भाई, ठीक, सब कुछ ठीक। ये लोग तो सुबह से शाम तक महागठबंधन बहुत बढ़िया, महागठबंधन बहुत बढ़िया बोल तो रहे हैं, आ कौन रहा है? इस दुकान का कोई भी ग्राहक नहीं। राजीव शुक्ला, एक सवाल जो बीजेपी बार बार उठाती है, जिस बात को अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में भी बोला कि बताओ कि इनका नेता कौन है? ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, मायावती है, तेजस्वी यादव है, या फिर राहुल गांधी है? नेता कौन है? अगर हम नरेंद्र मोदी एक तरफ देखें और एक तरफ देखें तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या आपको लगता नहीं ये देश के लिए जायज नहीं है? देश वोट कर रहा है और समझ नहीं आ रहा कौन प्रधानमंत्री बनेगा अगर महागठबंधन से बनता भी है तो। देखिए, जितनी गठबंधन की सरकारें बनी है जी, उसमें हमेशा जो है आपने देखा होगा कि पहले नेतृत्व तय नहीं होता है। एक सवाल मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि आप महागठबंधन की सरकार के बारे में सोच रहे हैं, अभी तो यही जाहिर नहीं है कि महागठबंधन बन भी पाएगा या नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, महागठबंधन की जहाँ तक बात है, विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि आजकल हर राज्य में तमाम दल बन गए और उन दलों का अलग अलग प्रभुत्व है। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, उड़ीसा में बीजू जनता दल है, ये सब जीत के आने वाले हैं। वहाँ पे डीएमके है तमिलनाडु में। तो आप कोई भी पार्टी हो, आज इन्होंने रामविलास पासवान साहब को क्यों रखा हुआ है मोदी जी ने अपने साथ? इन्होंने क्यों तेलुगु देशम को अपने साथ, और तेलुगु देशम छोड़ के इन्हें भाग गया? उसका कोई जवाब है? तेलुगु देशम के साथ में टीआर, तो ये तो खुद ही गठबंधन बना रहे हैं, दूसरे को क्या कहेंगे? अटल जी की भी जब सरकार बनी थी तो भाजपा ने अपना नेतृत्व तय किया था, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का क्या नेतृत्व होता ये नहीं तय हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब मजाकिया शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, या मैं तुकबंदी या सबसे नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जब गठबंधन की सरकारें आई हैं जी, और वो हमेशा एक लक्ष्य को लेके, एक उद्देश्य को लेके आई है। 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ गठबंधन बना था, उसमें जनसंघ शामिल हुआ था, क्या वो भी गलत था? हश्र क्या हुआ उसका? हश्र ये हुआ कि आपस में लड़ गए वो, वही मेरा लेकिन मनमोहन सिंह ने 10 साल गठबंधन चलाया, नहीं लड़े, और पूरी कोशिश उनकी सरकार को आप तो पीएमओ में मंत्री थे राजीव शुक्ला जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मनमोहन सिंह ने बोला कि मैं क्या करूं, गठबंधन है, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, ये बात उन्होंने बोली, ऑन रिकॉर्ड बोली, एंड दिस हैपेंड। ये गठबंधन की मजबूरी तो मोदी जी ने भी बोली, ये वाजपेयी जी भी बोलते थे। गठबंधन का मतलब होता है कि आप सहमति से निर्णय लें। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर डील का मसला था, न्यूक्लियर डील पे हमारे जो वामपंथी लोग थे वो नाराज थे और उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि देश के हित में है, और मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, मैं इस काम को करके मानूंगा, उन्होंने इस काम को किया। संबित जवाब। देखिए, ये जो गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ युवा लोग बैठे हैं। आप इस देश में आज के जमाने में किसी को ये मत सोचिए कि लोग समझ नहीं पाते ये क्या चाहते हैं। ये जो गठबंधन ये चाहते हैं कि देश अमेरिका बन जाए, सिंगापुर। सर मैं कंप्लीट एक चीज खाली सर 5 सेकंड। देखिए, ये आपको क्या लगता है देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, सबका उद्देश्य एक ही है। कांग्रेस में सोनिया जी, व्हाट विल हैपन टू माय सन, राहुल गांधी किसी भी कीमत पे अपने सन को आगे, मतलब अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। SUN, देश का सूर्य उदय हो जाए, SUN वो सन नहीं, SON सन, मेरा बेटा। लालू प्रसाद यादव जी क्या चाहते हैं? ये बिहार और इंडिया पेरिस बन जाए ना। हमार 2 बबुआ की क्यों कि उनका 2 बबुआ जो है उनका पॉलिटिकल पार्किंग कहाँ? राजीव जी भी कुछ कहना चाहते हैं? बोलेंगे जी। मैं इतना कहना चाहता हूं, यहां पर केवल और केवल एक परिवार की लड़ाई। मेरे परिवार में भविष्य में मेरे बच्चों का क्या होगा, और मोदी जी का एक ही लक्ष्य है,
आपकी लड़ाई, आप उनके धरोहर हैं, आपके लिए वो खड़े हैं, ना आगे ना पीछे, आप ही सब कुछ है। सवाल आ रहा है, आपके लिए मोदी जी लड़ रहे हैं। और बंधुओं सुन लीजिए, एक राजीव शुक्ला काउंटर करना चाहते हैं, काउंटर कर लीजिएगा। मैं एक सेंटेंस तो कंप्लीट कर लूं, आपने उनको बोलने दिया, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, मैं इतना ही कह रहा हूं, आप लोगों को मुस्तिका बांध करके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा हो जाना है। आपकी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो मोदी लड़ रहे हैं, और यहां परिवार की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके तय करो बंधुओं, लड़ना किसके साथ। राजीव शुक्ला, एक बात जो बार बार कही जाती है कि जो है आज ही बस देश का सम्मान बाहर हुआ, बाहर के लोग पूछ रहे हैं। आप देखिए ना कि जवाहरलाल नेहरू जब जाते थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति अपने जहाज में बिठा के उनको अपने फार्म हाउस पे लेके ले जाता था छुट्टियां दिलाने। इंदिरा गांधी की क्या इज्जत थी। सर्जिकल स्ट्राइक में तो मिनिस्टर रहा हूँ, हमारे मित्र पात्रा जी मिनिस्टर कभी नहीं रहे, इनको नहीं पता। 3 बार तो हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसकी वाहवाही और प्रचार कभी नहीं किया। ये की नहीं जाती क्योंकि ये चीज़ें ऑपरेशन छुप के ऑपरेशन होते हैं। और इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश युद्ध जीता था, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण कराया था, तब उन्होंने वाहवाही नहीं लूटी। और ये सर्जिकल स्ट्राइक तो जो है वहाँ जाके हम घुस के मार के भाग आते हैं, मतलब वापस आते हैं, तो वो जो है ऑपरेशन चलते रहते हैं। बिल्कुल, पर लेकिन उसकी पब्लिसिटी कभी नहीं हुई, इसलिए इसकी पब्लिसिटी इस तरह करके आप कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकारें भी मजबूत रहती हैं। जो संबित आरोप लगा रहे थे कि गठबंधन की सरकार मजबूत नहीं होती, वो बात जायज नहीं है। ठीक, और मैं एक बाइट प्ले करता हूं। दूसरी बात इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि जो पहले उन्होंने बात कही थी कि वो मजाक बनाया उन्होंने, जैसा कि उनकी आदत है, सोनिया जी और राहुल जी सबका। मैं कहता हूं कि ये जो गांधी परिवार का परिवारवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ। मोतीलाल नेहरू ने लाठियाँ खाई, जेल गए हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू ने लाठियाँ खाई, जेल गए, इंदिरा गांधी जेल गई। उस समय तो सत्ता नहीं थी देश के लिए लड़ने के लिए, उस समय भी परिवार निकल के आया ना। उस समय क्यों नहीं आलोचना की कि तुम अपने बेटे को क्यों देश के लिए जेल भेज रहे हो, तुम अपनी बेटी को, पोती को क्यों जेल के लिए भेज रहे हो। जब 8 साल की इंदिरा गांधी जेल में रह सकती, कमला नेहरू, एक मौका था पूरा नेहरू परिवार जो है जेल के अंदर बंद था, तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी जी, और वहाँ से। और इसके बाद चुनाव जनता, अगर कोई परिवार का व्यक्ति लड़ता है तो जनता चुनती है ना। ऐसा अपॉइंटमेंट तो नहीं होता कि अपॉइंटमेंट कर दिया और इसके बाद आपने दस्तखत कर दिया और प्राइम मिनिस्टर बन गए। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे, चाहते तो राहुल गांधी बन सकते थे, उनको तो 3 बार मनमोहन सिंह ने ऑफर किया, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं लिया। तो ये बीजेपी की आदत है कि हर एक को झूठ बोल के गुमराह करना। अब आजकल सोशल मीडिया पे इनका झूठ निकल रहा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वो जो है ये जो नोट, जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इसकी एक पुरानी क्लिप चल रही है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं 2014 में, भाई और बहनों डॉलर रुपया अस्पताल में पहुंच गया है, क्या हो रहा है। तो ये अब वो क्लिप से भाग रहे हैं जी, अब रुपया पहुंच गया 75। पर मैं एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूँ मायावती की, हम बाइट प्ले करेंगे और वो कुछ बात कह रही है और मुझे लगता है कि मैं जनता से प्रतिक्रिया लूंगा और उसके बाद आपके पास आऊंगा। कैन वी प्ले दैट बाइट प्लीज। अपने देश में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की जरूरत है, अर्थात केंद्र में ऐसी ही गठबंधन की सरकार होनी चाहिए ताकि उस पर व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित में लगातार काम करते रहने की तलवार लटकी रहे। शुक्ला साहब, आपने सुना, मायावती बहुत क्लियरली कह रही है कि हमें मजबूर सरकार चाहिए। क्या कांग्रेस इस पक्ष में कि इस देश में मजबूर सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस हमेशा से मजबूत सरकार देने के पक्ष में रही, और कांग्रेस की कोई एक सरकार बता दो जो 5 साल न चली हो। अगर इनकी सरकारें नहीं चली 5 साल, पर कांग्रेस ने जिस सरकार को समर्थन दिया है वो गिरी जरूर है, ये सच्चाई है। देखिए, अगर वो चंद्रशेखर, कांग्रेस जिस सरकार में शामिल होती, गुजराल, कांग्रेस जिस सरकार का नेतृत्व करती कभी नहीं गिरी। 5 साल हमेशा पूरी तरह जिसको आपने बात की, और आप कह रहे हो जब कांग्रेस सरकार में आती है कभी सरकार नहीं गिरती, लेकिन जब कांग्रेस पीछे से समर्थन देती है तो पीछे से किसका भी लेती है। देखिए, अगर कांग्रेस ये देखती कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है जो देश हित में नहीं है तो समर्थन वापस लेना पड़ता है। तो फिर अगर 19 में ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं, कैसे होगा? अगर 19 में आपको अगर अच्छी तरह चली तो होने का कोई सवाल ही नहीं। अब जैसे मायावती जी अपनी बात को जो रख रही थी, वो मजबूर सरकार कह रही थी। उनका कहने का मतलब ये था कि आज जो है अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है तो तानाशाही चल रही, तो ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसके ऊपर एक तलवार रहे और वो जो है फिर काम करे लोगों के। अभी तो मनमाने ढंग से चल रही है। जब भी चुनाव की बातें होने लगती हैं तब राम मंदिर का मुद्दा सामने आता है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी केवल इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है? जब चुनाव होता राम मंदिर के चुनाव खत्म हो गया, राम को भूल गए।
कभी बताते नहीं कि कब मंदिर बनना है, तारीख बताते हैं, ना कुछ करते हैं। और जो है जहां चुनाव आए फिर राम याद आ गए, उनके जाने पर क्या आपको लगता है क्या बीजेपी के पास महागठबंधन की काट राम मंदिर है और आप इससे घबराते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी घबराती है? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं घबराते। हम लोग क्यों घबराएंगे इससे? कोई प्रश्न ही नहीं घबराने का। राम मंदिर के विरोध में कोर्ट में खड़े थे। राम मंदिर, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि राम को आप वोट के लिए मत जोड़ो, उनको वोट बैंक मत बनाओ। आपको कोई श्रद्धा हो या उनसे ना हो, लेकिन उनको वोट बैंक आप क्यों बनाते हो? बाद में राम को भूल जाते हो। हम कहते हैं राम को या तो याद रखो बराबर। जी मैं चाहता हूं कि कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ सवाल है तो मैं इधर से लेता हूं, इस तरफ मैं गया नहीं हूं अभी तक। बताइए आपका क्या सवाल है, बताइए। राजीव सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2019 में अगर महागठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी के अलावा कोई और भी है? ये आपका सवाल है। एक और सवाल ले लेते हैं, किसी का मिलता जुलता सवाल है। महागठबंधन का जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है, जिसमें कि जो भी आपका गठबंधन का खिचड़ी पकड़ा है, जिसकी सुगंध हमें भी आ रही है, उसमें क्या दूसरा एजेंडा भी है मोदी जी के विरोध के अलावा, या सिर्फ मोदी मोदी करते रहेंगे, या दूसरा भी कोई आपका प्रोग्राम है? क्या सिर्फ की एंटी मोदी एजेंडा है? क्या सिर्फ एजेंडा है कि मोदी को हटाना है? ये एक वाजिब सवाल है। विपक्ष का ध्येय क्या है, कि सिर्फ मोदी को हटाना है और किसी को भी ले आना है? विपक्ष का ध्येय ये है और कांग्रेस पार्टी का ध्येय है कि एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करे। देश की हालत इतनी ख़राब हो रही है, 75 रुपये का $1 हो गया है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये तक छूने की नौबत पर पहुंच जाएगा है। और अगर आप देखिए, नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक रिजर्व बैंक ये नहीं बता पा रही है कि कितना पैसा जो है जमा हुआ बैंकों में, क्योंकि जितना पैसा था नहीं रिजर्व बैंक ने दिया तो उससे ज़्यादा जमा होगा, मतलब कि फर्जी नोट भी जमा हो गए। इसलिए वो आंकड़े, सारी इनकी योजनाएं विफल हुई। ये सिर्फ उन योजनाओं पे अब जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, जैसे आधार कांग्रेस पार्टी का था, अब उसको अच्छा बता रहे हैं, मनरेगा कांग्रेस पार्टी। तो हम ये कहते हैं कि अभी विपक्ष का एजेंडा क्या है? क्या मोदी को हटाने का एजेंडा है? क्योंकि मोदी बैशिंग देखते हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का एजेंडा है कि भाजपा की ये सरकार जिसने देश की अर्थव्यवस्था चौपट की, भाजपा की ये सरकार जिसने किसानों को तबाह कर दिया, भाजपा की ये सरकार जिसने मजदूर, आम आदमी, युवा, महिलाओं सबको जो है तंग करके, आज कोई खुश नहीं देश में। ऐसी सरकार को जाना चाहिए और एक ऐसी लोकप्रिय सरकार को आना चाहिए जो देश में सुकून दे सके, शांति दे सके, लड़ाई झगड़े खत्म करे। और जैसे हमने $120 पे पेट्रोल होता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी हमने जो है तेल की कीमत 60-70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी कभी। ठीक है, आखिरी 2 सवाल ले रहा हूं मैं, आखिरी 2 सवाल ले रहा हूं क्विकली। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी गठबंधन से डरी हुई है? क्योंकि कैराना, गोरखपुर, फूलपुर में जब से हार हुई है, बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? गठबंधन से क्या बीजेपी डरी हुई है? बीजेपी गठबंधन से भयानक डरी हुई है और इसीलिए वो गठबंधन को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि एकता, विपक्षी एकता ना होने पाए। एक और सवाल, अगर ये गठबंधन के खिलाफ, देखिए आपने देखा संबित पात्रा जी वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप घोषणा करें आज भाजपा की तरफ से कि आप गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर ये घोषणा कर दें, हिम्मत नहीं, क्योंकि फंस जाएंगे, क्योंकि इस सरकार में भी गठबंधन है और राज्यों में भी गठबंधन करना। अगला सवाल, तो उसको भाग गए, उसको नहीं बताया कि गठबंधन सरकार जो है हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब सर, एक मोदी जी के खिलाफ आपने गठबंधन बनाए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये गठबंधन आपकी कमजोरी को दर्शाता है? क्या मोदी को आप अकेले नहीं हरा सकते? और एक बात चल रही है पॉलिटिकल सर्कल में कि कांग्रेस 2019 का चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं लाने के लिए लड़ रही है और अपने जीतने के लिए नहीं। हम नरेंद्र मोदी से मेरा कोई मतलब नहीं जी। हमने कहा भाजपा की सरकार जो है, यहाँ पे एनडीए की जो सरकार है उसको हटाना है, क्योंकि उसने देश को तबाह कर दिया और सिर्फ झूठे वादे के अलावा एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए वहां पे एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को राहत सुकून दे सके, युवाओं को रोजगार दे सके, महिलाओं सबकी स्थिति ठीक कर सके। ये खुद भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं कि आप गठबंधन की सरकार, मतलब हम गठबंधन करें तो बहुत अच्छा, तुम मत करो क्योंकि हम हार जाएंगे। नहीं, मैं 2 प्रश्न सिर्फ पूछना चाहता हूं अपने मित्र संबित जी से कि क्या आप यहां से घोषणा करेंगे कि भाजपा कोई गठबंधन नहीं करेगी, गठबंधन खराब होता, गठबंधन गलत होता, हम किसी दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आप ये घोषणा करिए, अगर गठबंधन खराब है, गठबंधन नहीं होना चाहिए, तो एक आप ये घोषणा फंसा दिया। दूसरे, हम परिवारवाद पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके यहाँ परिवारवाद की लाइन लगी हुई है। अगर मैं नाम बताना शुरू करूं, वसुंधरा राजे से लेके ऐसी कोई, और रमन सिंह के लेके, किसके बेटे आप राजनीति में नहीं लाए हो? आप दूसरों, लालू का मजाक बनाते हो, सोनिया गांधी का मजाक आपके यहाँ तो परिवार ही परिवार भरा हुआ। अगर मैं लिस्ट दूं परिवारों की
तो आप जो है परेशान हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। और परिवार वालों के साथ आपने सरकारें भी बनाई हुई है, जो गठबंधन भी आपने चुने, पूरे परिवार की पार्टी हो, चाहे पंजाब में अकाली दल हो और चाहे शिवसेना वहां पे हो, तो आप कौन बात कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। मतलब जिस चीज पे आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट संबित, आप बोलिए, फिर सवाल आ रहा है। देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान में सबका परिवार नहीं, सबका जवाब दे रहा हूं। एक तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सारे आप कागज लेके आए हैं परिवारों के नाम और वो सब ऐसे सबको पता है, इनको ही पता बच्चों को। सर मैं आज के धन्यवाद ही दे रहा हूं सर, आप बड़े धन्यवाद एक्सेप्ट कर। मैं पहले तो सर को धन्यवाद दे रहा हूं, सारे कागज लेके आए हैं जिससे मैं अपना मुंह छुपाने लायक रहूंगा नहीं, मगर दिखा नहीं रहे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। और दूसरी बात, परिवारवाद का मैं जवाब देता हूं। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद उसे देखिए, आपका बेटा परिवार में चला, परिवार से आपका बेटा राजनीति में एमएलए लड़ ले, मेरा बेटा एमपी लड़ ले, वो परिवारवाद नहीं हो। क्यों? अरे राजनीति सर 2 मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में सुन लीजिए, अगर लालू का बेटा सुन लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं, सुन लीजिए सर, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं। मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा और उस अस्पताल में इंटर्नशिप कर लेगा, ये बुराई नहीं है। मगर परिवारवाद उसे करते हैं जब एक परिवार में भविष्य का पार्टी का अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर का अवतरण होता है। जैसे कि जब राहुल गांधी जी पालने में जन्म लेते हैं, उस समय तमाम कांग्रेस ओम जय राहुल सहरे, ये हमारे प्रधानमंत्री आ गए, भगवान का अवतार हुआ, तब उसे परिवारवाद कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे ठीक नहीं है ना, मैं तो बोलता हूं, आप बता दीजिए। पब्लिक का भी सवाल है सर, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी में जिसके घर में बेटा या बेटी का जन्म हुआ हो और वहां हम सब आरती की थाली लेके गए हो? मगर मैं ऐसे दिखा दूंगा कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज में परिवारवाद है, जैसे ही आवाज आती है रोने की, आ गया भविष्य का प्रधानमंत्री, आ गया राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला भी मुस्कुरा रहे हैं। बात जवाब सुन लेते हैं, राजीव शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं। मुझे साल भर में संबित पात्रा में बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा। ये एक्टिंग आपने कहां से सीखी? ये पहले बताइए। पहले आपने नहीं था, पहले उत्तर दे, पहले आप बड़ी गंभीर, पहली बार गंभीरता से उत्तर अभी आप बहस करते हैं। ये किसने अभी उत्तर देता, ये आपको किसने अभी उत्तर दे देता। देखो, मेरा अपना मानना है, आप ये बहुत विचारवान गंभीर आदमी जब जो है सब्सटेंस की बात करते तो बहुत अच्छा लगता। ये जो है ये कहां से किसने सिखाया? अभी बता देता हूं, आज राज आपके चैनल पे खोल ही देता, एक्टिंग कर रहा है। मैं अभी राज खोल देता हूं सर। अभी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जोश में बताइए। मैं जोश में नहीं हूं क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए दिमाग से बोलो ना, ठंडे दिमाग से। ये जो है ना परेशान हो। अमीश भाई ऐसा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, विचारवान, धैर्यवान, बड़ी गंभीरता से हम बात करते थे, फिर हमने एक दिन अचानक उसको देख लिया। किसको देख लिया? राहुल गांधी से सीख रहे हैं आप राहुल गांधी से सीख रहे हैं? नहीं, सुन तो राहुल गांधी आपको सिखा रहे हैं? सुन तो रहे, ये कमाल है, राहुल गांधी सिखा रहे हैं आपको। मैंने फिर अचानक उनको देख लिया, फिर मैंने कहा इनको काउंटर करना है तो विचारवान, धैर्यवान, ज्ञानवान होने से नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे ही होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं वैसा ही। अब महागठबंधन की डिबेट पे वापस आते हैं। सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है, एक सेकंड सवाल आ रहा है, सवाल पूछिए आप। महागठबंधन की सरकार बनी तो क्या हमारी बात विदेशी मुल्कों में बेहतर तरीके से उठ पाएगी? क्योंकि अगर कमजोर सरकार हुई तो विदेशी मुल्क भी हमें गंभीरता से नहीं लेंगे। इस बात पे आप क्या कहना? राजीव शुक्ला जी, आपका जवाब, फिर संबित पात्रा आपका। देखिए, आपने देखा हो गठबंधन की सरकार वाजपेयी जी ने चलाई, विदेशों में पुरजोर ढंग से बात रखी। 10 साल मनमोहन सिंह ने सरकार रखी, विदेशों में पुरजोर ढंग से बात करी, यहाँ तक कि अमेरिका और सबके राष्ट्रपति जो उनका सम्मान करते थे, और बुश ने उनको खुद कहा कि हमारे गुरु हैं वो वहाँ पे। तो इसलिए जो है ये बात कहना कि गठबंधन की सरकारें कोई कमजोर सरकार होती, बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने भी 10 बार गठबंधन की सरकारें चलाई, तो इसलिए मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं कि गठबंधन की सरकार गलत होती है। ठीक है, गंभीरता से एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है इसका आपको जवाब देना चाहिए संबित पात्रा। 40 सेकंड के अंदर फिर अगला सवाल। देखिए, जो बहन ने ये सवाल पूछा, उन्होंने एक तरह से इसका बहुत महत्वपूर्ण उत्तर भी दिया, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि युवा आज देश की छवि को लेकर कि विदेश में देश की छवि कैसी बनती है, कितने कंसर्न है। कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वाभाविक रूप से आते हैं, आवश्यकता ही नहीं उत्तर देने की। आज हिंदुस्तान की छवि विदेशों में नरेंद्र मोदी जी के सकुशल प्रशासन के लिए किस प्रकार की बनी है, यह युवा अच्छी तरह से और भली भांति जानता है। अमेरिका से लेकर तमाम देश, आप देखिए किस प्रकार आज हिंदुस्तान खड़ा हो पाया है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के विरुद्ध में किया, तमाम लोगों के मन में भय था कि क्या बाकी देश हमारे देश के खिलाफ बोलेगा।
ऊ और चू तक नहीं किया। मुझे याद आता है जब कैप्टन सौरभ कालिया को मारा गया था, सिगरेट लगाए गए थे, उनके माता पिता ने जब यूपीए की सरकार आई थी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाया था कि इस पर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी का क्या एफिडेविट था? मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वी कैन नॉट गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड वाइड रिपरकशन होगा और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। और मैं गर्व से कहता हूं, जब कुलभूषण जाधव को किडनैप किया पाकिस्तान ने, एक दिन 24 घंटे के अंदर मोदी जी की सरकार ने कहा ही इज अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज में आए और आपने अपनी बात को रखा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। लेकिन अब चलते चलते देश हित की हम बात करेंगे, और चलते चलते इस देश हित की बात में आपको बताना जरूरी है, देश में एक मजबूत सरकार बननी बेहद जरूरी है। सरकार का मुखिया यानी देश का प्रधानमंत्री भी दूरदर्शी और कड़े फैसले लेने वाला हो। अगर प्रधानमंत्री मजबूत होगा तो हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित होगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत को आंख दिखाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि यह देश है हमारा, निर्णय आपको करना है, पूरी सतर्कता से करिएगा। यह कार्यक्रम आम बहस नहीं है, यह देश हित के लिए हमारा कार्यक्रम है, यह देश है हमारा। जय हिंद, नमस्कार।